इंडिया का एयरक्राफ्ट गिरा था 7 मई की रात में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में। आपका क्या कहना है? क्या सच्चाई है इसकी? 9 ठिकानों पर हमारी जी। सेनाओं ने अचूक निशाने लगाए। उन्होंने अपना काम किया और कोई संख्या की बात नहीं की। ये शुरू होने के पहले पाकिस्तान को कह दिया था कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर आकर हम वार करेंगे और आपकी सेनाओं पर या आप पर नहीं करेंगे। हम ये नहीं मानते कि ये एक ऐसा झूठ है जो कभी सच उसका सामने ही नहीं आएगा। आर्मी क्या चाहती है? जो लोग आर्मी में होते हैं, आप आर्मी में थे, आप लोग क्या चाहते हैं कि जंग हो 2 देशों के दरमियान? द टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ आज मौजूद हैं रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य, जो कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन भी हैं। विंग कमांडर रह चुकी हैं अनुमा आचार्य, तो इनको पूरा अंदाज़ा है कि इंडिया की जो एयरफोर्स है वो किस तरह लड़ती है, आर्मी की ताकत क्या है और क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में जब भी कोई ऑपरेशन होता है, कोई लड़ाई होती है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है और बीजेपी ने अपनी कामयाबी का झंडा लहराने के लिए सब किया था, लेकिन बीजेपी के लिए पूरा मामला उल्टा पड़ गया। सीज़ फायर का ऐलान जिस तरह अमेरिका से हुआ, तो उसके बाद पीएम मोदी साहब चुपचाप हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आज एक और मामला सामने आया कि जब एस जयशंकर के बाद राहुल गांधी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि एस जयशंकर ने क्यों पाकिस्तान को जानकारी दी थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर करने जा रहे हैं और उसकी वजह से इंडिया ने अपने कितने एयरक्राफ्ट गंवाए। तो बीजेपी की तरफ से इसका सही जवाब देने के बजाय राहुल गांधी पर अटैक किया गया कि राहुल गांधी जो हैं वो देश के वफादार नहीं हैं। पर्सनल अटैक भी उन पर किया गया और अब राहुल गांधी की बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें आधा उनका चेहरा है और आधा पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का है। हमारे साथ अनुमा आचार्य जी हैं, इनसे समझते हैं। अनुमा आचार्य जी, आपका खैर मकदम है, स्वागत है मिलर टाइम्स में। और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो खबर है कि इंडिया का एयरक्राफ्ट गिरा था 7 मई की रात में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में, आपका क्या कहना है? क्या सच्चाई है इसकी? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, आपको भी। और देखिए, कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि इसे तो युद्ध कहा नहीं गया है, तो हम इसे कॉन्फ्लिक्ट बोल के ही संबोधित करेंगे। कारगिल को भी युद्ध नहीं कहा गया था, वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट ही कहा गया था। तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारा सरप्राइज़ एलिमेंट, कि हम शत्रु पक्ष से कितना ज़्यादा उसको हम अपने एक्शन से सरप्राइज़ कर सकें। उसमें गति ज़रूरी होती है। जैसे कि हमारे आर्म फोर्सेस में कहा जाता है कि स्पीड और उसको पूरी तरह से चकित हो जाना चाहिए, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब जैसा कि एस जयशंकर ने कैमरे पर कहा, और एएनआई का वो वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ये शुरू होने के पहले पाकिस्तान को कह दिया था कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर आकर हम वार करेंगे और आपकी सेनाओं पर या आप पर नहीं करेंगे। तो उससे सबसे पहली चीज़ जो हुई, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ खत्म हो गया। उसके भी पहले से अगर आप देखेंगे कि पहलगाम के बाद काफ़ी ऑप्टिक्स हो रहे थे। हमारे तीनों सेनाओं के चीफ और मोदी जी की जो बैठक थी, उसमें साउंड खत्म करके और उनकी बैठकें दिखाई जा रही थी। तो कोई भी देश कैसा भी हो, इतना तो समझता ही है कि जब उसके यहाँ आतंकवादियों का पोषण हो रहा है और आतंकवादियों ने पहलगाम में इतना बुरा एक क्रूर नृशंस नरसंहार किया है, ऐसे में पाकिस्तान को ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। ये तो कोई नई बात आपने छोड़ी नहीं। अक्सर ऐसे होता था पुराने समय में कि जो सरकारें होती थी, जब तीनों चीफ्स के साथ बैठक होती थी, तो पत्रकार ढूँढ-ढूँढ के पता करते थे। ऐसा नहीं था कि उसको नेशनल टीवी पे चलाया जाने वाला हो या इस तरह से दिखाया जाता रहे कि हम बहुत कुछ करने वाले हैं। तो आपने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ तो पहले ही खत्म कर दिया था। जी। उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने क्या करा कि उन्होंने बोल दिया कि ये जो जनता दो देश की जो चाहती है वही होगा। तो हम क्या कूड़-मगज समझते हैं क्या पाकिस्तान को? वो भी एक स्वायत्त देश है, उसकी भी अपनी सेना है, उसका भी चीन के साथ में नाता है। हमारा जो भी शत्रु देश होता है, हम शत्रु देश तो घोषित किया नहीं है हमारे मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान को। तो जो भी हमारा पड़ोसी देश है, अगर हम उसके साथ अच्छे संबंध में नहीं हैं,
तो हम उसके साथ कूटनैतिक बातचीत तो करते रहते हैं, लेकिन यहाँ कूटनैतिक बातचीत भी नहीं हुई। तो कुल मिला के आपने क्या देखा कि पहलगाम का हमला हुआ, हमने जी पाकिस्तान को ना पूछा ना कुछ किया, ना प्रमाण दिए कि ये फोटो है, ये चारों आतंकवादी इस ग्रुप पे हैं, इनको हमको वापस करो, या हम उनसे जीवित भी मांगा नहीं हमने, और उनसे ये भी नहीं कहा कि आप हमें पकड़ के दो, लेकिन हम चले खुद उनके आतंकवादियों के अड्डे तबाह करने, और वो भी उस देश को बता के। मतलब ये क्या है? ये युद्ध है कि कोई सस्ते दर्जे की पिक्चर का प्लॉट है जिसमें हीरो विलेन को बता के जा रहा है कि मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा और तुझे अपने पापों की सजा मिलेगी? क्या है ये? पिक्चर हो रही है क्या? तो दुखद ये है कि हमारी सेनाओं में जो शौर्य है, साहस है, और उनके अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि सेनाएं बहुत संयत, संतुलित, सधा हुआ काम करती हैं, बोस्ट नहीं करती, वो उन्माद में लोगों को जाके चुनौतियां नहीं देती, बस अपना काम करती हैं और आ जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि मात्र 25 मिनट में 9 ठिकानों पर हमारी जी। सेनाओं ने अचूक निशाने लगाए, उन्होंने अपना काम किया और कोई संख्या की बात नहीं की। और टारगेट को अचीव किया, बिल्कुल जो उनका टारगेट था उसी को, कोई टारगेट निशाना भी छूट नहीं हमेशा गया अचीव उनका। करती है हमारे देश की सेनाएं। हमारी सेनाएं एक तो मजबूत हैं, दूसरे हमें समझ है इस बात की कि हमें अगर अपना एडवांटेज लेना है तो हमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बना के रखना होगा। अब नरेंद्र मोदी जी के साथ दिक्कत ये हो गई, समझदारी की उनकी अगर बात करें, तो उन्होंने ये समझा कि बालाकोट में जब जैसे वो एक बार पिछली बार स्ट्राइक कर चुके हैं, तो पाकिस्तान को कोई मतलब पता ही नहीं होगा कि हम अगली बार क्या करने वाले हैं। भैया आपका तो जो किया वो दिख गया, जब एक बार दिख गया तो आप क्या सोच रहे हो, काट की हांडी फिर चढ़ा लोगे आप? और फिर ऊपर से जयशंकर बता दे रहे हैं कि हम आएंगे, तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का खात्मा हो गया उसके कारण से। और एक चीज और है, जी हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस का बहुत अच्छे से तबाह तो किया, लेकिन उसको शुरुआत में हमने तबाह नहीं किया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस भी कोई ऐसे ही एरा गहरा उन्होंने नहीं लिया है पैसा, वो भी खर्च करते हैं, 40-50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं वो हर साल अपने अस्त्र शस्त्र खरीदने में। तो उनका हम एयर डिफेंस पहले मोमेंट पे तबाह नहीं कर पाए, और हमारा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो खत्म हो ही चुका था। इसलिए जब एयर मार्शल भारती से पूछा गया, शायद हिंदू के पत्रकार ने पूछा जी कि हमारा क्या कोई एयरक्राफ्ट गिरा है, तो हमारे देखिए कितने, आपको आपने भी देखा होगा, जी हमारे जो सेना के लोग होते हैं ना, झूठ नहीं बोलते। तो उन्होंने झूठ नहीं बोला, लेकिन सच वो बोल नहीं सके। कई बार नैतिकता के आधार पर या युद्ध का वास्ता देकर या देश के बारे में कि आप यूनिफॉर्म सोल्जर हैं इसके बारे में कह के ब्लैकमेल भी हो सकता है कि उनको हमने वो ना कह पाए हों, वो झूठ नहीं बोल सके लेकिन वो सच ना कह पाए हों। पर हमारे सेना की जो ग्रूमिंग है वो इस तरह से नहीं हुई है। तो आज या कल हमको ये देर सवेर मालूम पड़ ही जाएगा। पूरे विश्व का मीडिया अगर इस बारे में बात कर रहा है, कुछ वेबसाइट्स पर आपको दिख रहा है, कुछ रिपोर्ट्स हैं, रैकेज की रिपोर्ट्स हैं जिसमें एकदम समेट लिया गया, ये जी। सब कहा जा रहा है। तो हम ये नहीं मानते कि ये एक ऐसा झूठ है जो कभी सच उसका सामने ही नहीं आएगा, सामने ज़रूर आएगा, लेकिन सेना अपने मुँह से बोले तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि सेनाएँ हमारी सत्य की वाहक रही हैं। सेनाएँ हमारी हमारे देश की सुरक्षा की वाहक रही हैं, लेकिन सत्य की वाहक भी रही हैं। उनके आप सारे स्लोगन बल्कि देख लीजिए। उससे 2 दिन पहले विक्रम मिस्री से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल किया गया था कि पाकिस्तान का दावा है कि उसने हमारे 5 फाइटर प्लेन को मार गिराया है और पाकिस्तान झूठ बोलता है, तो आप बोल दीजिए कि ये झूठ है, एक भी नहीं गिरा। तो विक्रम मिस्री ने भी कहा कि इसका हम जो ऑफिशियल जवाब है बाद में देंगे, और फिर उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान तो हमेशा झूठ बोलता रहा है, लेकिन इसका उन्होंने कोई ऑफिशियली जवाब नहीं दिया था। और राहुल गांधी ने जी मैं विक्रम मिश्री जी के बारे में उतने कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकती, क्योंकि मेरी ग्रूमिंग इंडियन फॉरेन सर्विसेज में तो हुई नहीं है, मेरी ग्रूमिंग सेनाओं में हुई है। मैं सेनाओं के बारे में कह सकती हूँ कि सेनाएं कभी झूठ नहीं बोलती, वो सत्य की वाहक होती हैं। ऐसा मैंने जिस सेना में मैं 25 साल रही हूँ, मैं उसके बारे में जरूर कह सकती हूँ। पहले भी आप देखिए, हमारे पुराने जो एयर चीफ मार्शल धनोआ साहब थे,
जब हमने जी, बालाकोट स्ट्राइक किया था तो बीजेपी के नेता कहते रहे 250 मारे, 150 मारे, 300 मारे, लेकिन एयर चीफ मार्शल धनोआ जी ने एक ही बात कही थी, हमें टारगेट दिया था, हमने टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, इसके बिल्कुल। आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला था। अच्छा, 25 साल का आपका एक्सपीरियंस है सेना में रहने का। जो लोग बाहर थे, खासतौर पर मीडिया के जो जर्नलिस्ट, न्यूज़ एंकर, राइट विंग पूरा, तो सारे लोग जंग की माँग कर रहे थे। सब चाह रहे थे जंग हो, जंग लंबी चले। आर्मी क्या चाहती है? जो लोग आर्मी में होते हैं, आप आर्मी में थे, आप लोग क्या चाहते हैं कि जंग हो 2 देशों के दरमियान क्या? या बातचीत से मसला हल हो? देखिए, हमारा काम ये है ही नहीं, हम डिप्लोमेसी के ऊपर जाते ही नहीं। हमारा काम क्या है? हमें हमेशा ऑपरेशनल रेडीनेस के उस पर रहना है, स्तर पर रहना है। तो हमारा ऑपरेशनल प्लान होता है, हमारा एक ये होता है कि हम कौन-कौन से हमारे पास कितने हमारे पास स्पेयर पार्ट्स होना चाहिए, किस जगहों पे से हमारे कौन से एयरक्राफ्ट लड़ेंगे, उन जगहों पर उनके स्पेयर पार्ट्स पहुँचने में कैसा हमारा प्लानिंग होना चाहिए, हमारा इतना ही रहता है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कूटनीति और डिप्लोमेसी क्या कह रही है। फ़र्क ये ज़रूर पड़ता है क्योंकि देश हमारा है, तो ये फ़र्क पड़ता है कि जब युद्ध होता है, तो उसमें विनाश होता है और विनाश में केवल पिन पॉइंटेड आप शत्रु देश के डिफेंस इंस्टॉलेशन का ही विनाश नहीं करते, फिर वो लोगों के ऊपर भी होता है। तो कोलैटरल डैमेजेस के रूप में बहुत-बहुत लोगों की जानें जाती हैं। हमें सेना में कभी डरने की कोई बात नहीं होती, लेकिन कम से कम एक चीज़ है कि हम लोग आदतन लड़ाकू या कोई कबाइली तो है नहीं कि हम जी, सीधे जाएँ और लोगों को मारना शुरू कर दें और इसमें हमको बहुत मज़ा आता हो। देखिए, मीडिया चैनल्स तो टीआरपी का जो घिनौना खेल खेल रहे हैं, वो पूरे देश ने देखा है और उसके कारण एक तो चोरी और ऊपर से सीनाज़ोरी भी कि गलत कर कर भी दिया, अपने चैनल्स को पूरे विश्व में मज़ाक का विषय भी बना दिया और ऊपर से कहते हैं कि हम अश्वत्थामा हतो हतो जो युधिष्ठिर ने कहा था, वो कर रहे थे नरो वा कुंजरो। उसमें हम अपना उद्देश्य खाली हमको ये था कि लोगों को हम बताएँ, लोगों को हम हाय उत्तेजना के मोड में रखें या उनके हिसाब से वो उसे मोटिवेशन कह रहे थे। लेकिन लोगों के अंदर तो ये लग रहा था काफ़ी लोग डर गए थे, काफ़ी लोगों को घबराहट होने लगी थी रोज़-रोज़। तो मीडिया जो है उसको तो छोड़ दीजिए, वो अपनी अलग ही एक तरह का गिद्ध के रूप में आज भारत का मीडिया है। उसको कहीं पर भी कोई ज़रा-सा भी मौका दिखता है, वहाँ पर वो ज़रूर अपनी चोंच गड़ाता है और इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ें हमने नहीं देखी हैं। हम रोज़ एक नई शर्मनाक चीज़ देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ इतिहास बन रहा है कि शर्मनाक से शर्मनाक क्या हो सकता है। लेकिन सेनाओं की अगर आप बात करेंगे तो हम मिशन पर रहते हैं। हमें जो सरकार ने मिशन दिया, उस सरकार का मिशन हमको पूरा करना होता है। भारत देश का यही तरीका है और सेनाओं का यही एकमात्र ध्येय होता है। अच्छा, ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद ड्रोन की लड़ाई होती रही, इधर से ड्रोन भेजे जा रहे थे, उधर से भी भेजे गए, दोनों मुल्कों ने दावा किया। उसके बाद 10 मई को पाकिस्तान ने दावा किया कि हमने इंडिया के 26 ठिकानों पर हमला किया है। इंडिया ने भी प्रेस ब्रीफिंग में आकर के कहा कि पाकिस्तान ने 26 ठिकानों पर हमला किया और हमने उनके हमलों को रोक दिया है। और उसके बाद फिर सीज़ फायर का ऐलान अमेरिका से होता है। तो आखिर अगर सीज़ फायर ही करना था और पहलगाम टेरर अटैक का बदला लेना था, तो ऑपरेशन सिंदूर हो जाने के बाद हो गया था। तो पहले ऐलान क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान की तरफ से जब अटैक का ऐलान हो गया बाज़ाब्ता, तब ये ऐलान हुआ और अभी अमेरिका की तरफ से क्या रहा मामला ये? शम्स, मैं ये कहने में मुझे हिचक नहीं है कि आज तक हमारे देश में सेनाओं के ऑपरेशंस के नाम गगन शक्ति, त्रिशूल, प्रहार, थंडरबोल्ट, आयरन फिस्ट ऐसे नाम होते थे हमारे। ये बहुत सस्ती हरकत की गई कि हमारे जिन महिलाओं के, हमारी बहनों के मांग का सिंदूर उजड़ा, उसके ऊपर से एक ऑपरेशन का नाम रखा गया। ये भारत सरकार ने देश को शर्मिंदा किया है। हमारी सेनाओं में ऐसे नाम नहीं रखे जाते, कभी नहीं रखे गए। लेकिन इतना सस्ती सोच और उसके बाद अगर आपने चलो रख दिया आपने सिंदूर, मैं और कुछ नहीं कहती हूँ, पर आपने क्या किया? सिंदूर का ट्रेड कर दिया आपने, व्यापार कर दिया। आपने क्या लक्ष्य पाया था? आतंकवादी मिल गए थे?
क्या आतंकवादियों को हम जिंदा पकड़ पाए? खैर जिंदा तो ये सरकार पकड़ती भी नहीं है, क्योंकि ये तो जिंदा जो पकड़े गए होते हैं उनको भगाने और छुड़ाने का काम करती आई हैं बीजेपी सरकारें। हमको मौलाना मसूद अजहर का वो एग्जाम्पल याद है, जब कंधार में उसको छोड़ कर आए थे अजीत डोवल। तो ये कि हमने अपना ध्येय नहीं पाया था। आपने नाम तो सिंदूर रखा, पर आपने सिंदूर को कलंकित कर दिया। क्या इसलिए कि आपको सिंदूर की कीमत अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में नहीं मालूम है? क्या आपने इसलिए ऐसा किया? और अमेरिका के कौन हैं हम अमेरिका के चाकर की तरह हो गए हैं। हम नॉन अलाइन मूवमेंट के सरताज थे, हम उसके शुरू करने वाले थे। आज क्या बन गए हैं हम? एक अमेरिका के दोयम दर्जे के अलाई बन के रह गए हैं हम, जो उसकी तरफ मुंह जोते हैं। अपने यहाँ से कोई जब हम अटैक करते हैं तो अमेरिका को बताते हैं, जब हम अपने जब हमें ये सब कर दिया हमने, उसके बाद अमेरिका ने कह दिया कि बंद कर दो, तो बंद कर दिया। क्या बदला पूरा हुआ था? और मैं बदले जैसी कार्यवाही की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ, क्या पहलगाम, जिस कारण से पहलगाम का जो हत्याकांड हुआ था, जो नृशंस हत्याएं की थी, उसके बरक्स हमने क्या पाया? क्या हमने उन लोगों को सवाल पकड़ा? यही है कि मिला क्या? क्या जो इंसाफ मिल गया? जो हमलावर थे, जिन लोगों ने साजिश रची थी, क्या वो सब पकड़े गए? आइंदा इस तरह का कोई भी मामला न हो। मैं और एक चीज जोड़ूंगी यहाँ, और ये मैं लोगों को बताना चाहती हूँ। काफी लोग जब ट्रोलिंग करते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस के राज्य में बम विस्फोट हुआ करते थे शहर के अंदर, भारत के अंदर। हाँ, वो एक सच है, लेकिन एक सच ये भी है कि प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों का नाम मालेगांव ब्लास्ट में आया था। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि कांग्रेस या यूपीए की सरकारों के समय में कभी भी सेना के इंस्टॉलेशन पर, यूनिट्स पर कभी हमला नहीं हुआ। लेकिन जब जब सेना के ठिकानों पर हमला हुआ है, तब तब बीजेपी की सरकार रही है। यह संयोग है या प्रयोग, यह समझना पड़ेगा। और मैं उदाहरण दे देती हूँ, आप भी जानते हैं, कारगिल के समय में हमारे जी, देश में एक अजीब किस्म की घुसपैठ हुई, जिसके बारे में फरवरी मार्च से पता चल गया था। लेकिन कम अल्पमत की सरकार थी, तो उसने कोई एक्शन नहीं किया। और फरवरी मार्च अप्रैल की 16 तारीख को 1999 में जब जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया, तो ये पक्का था कि 6 महीने में चुनाव होगा। और उसके बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया, जब तक कि हमारे पास मई के पहले या दूसरे सप्ताह में कैप्टन सौरभ कालिया का क्षत विक्षत शव नहीं आया। तो उसके बाद सरकार चेती, युद्ध हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमने पूरी तरह से पाकिस्तान के लोगों को अच्छी तरह से ध्वस्त किया, और उनकी सेनाओं को सफेद सागर, जो मिराज 2000 ने जो ऑपरेशन किया था, उसके जरिए पूरी उनकी लॉजिस्टिकल सप्लाई तबाह कर दी। और युद्ध एक कंक्लूजन पर आया जुलाई के एंड में, और सितंबर में चुनाव थे। तो बीजेपी सेना का, शहीदों का नाम जैसे कि पुलवामा के बाद किया, उसने चुनाव प्रचार में शुरू कर दिया। लेकिन जनरल वेद मलिक साहब ने उस समय कहा कि सेनाएं राजनीति करने का सामान नहीं है, इसलिए ये सब हटाइए। जनरल वेद मलिक एक ऐसे सेना अध्यक्ष थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को समझा दिया कि सेनाओं के साथ राजनीति नहीं करिए, और अटल बिहारी वाजपेयी शायद समझ भी गए, वो नहीं हुआ। आगे चल के आप देखिए, कालूचक, नगरोटा, पठानकोट, उरी, श्रीनगर पे ड्रोन का एयरबेस पर जो ड्रोन का आक्रमण, और भी 4 उदाहरण और छूटते हैं मुझसे। ये सारे के सारे बीजेपी की सरकारों के समय में होते हैं, और ये आईएसआई को हमारे यहाँ पठानकोट में बुला लेते हैं कि आके देख कर जाइए क्या है। ये तो कभी हुआ ही नहीं इतिहास में। तो सेना के ठिकानों पर केवल और केवल बीजेपी सरकारों के समय में ही हमले हुए हैं, और आंतरिक हमले जिसमें प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग शामिल थे, वो जरूर जब कांग्रेस की सरकारें होती हैं। और आपको याद दिला दूं, जैसे ही कर्नाटक का इलेक्शन कांग्रेस ने जीता था, उसके कुछ दिनों के अंदर एक कॉफी हाउस में ब्लास्ट हुआ था, जिसके तार बीजेपी के नेताओं तक पहुंचे थे। तो कौन है उसके पीछे? दिखता नहीं है लोगों को कि आप आंतरिक विस्फोट की जब बात करते हैं तो उसके पीछे कौन है। ये 2-3 उदाहरण दे रही हूं मैं। चावल जी, का पूरा, चावल पकने का थोड़ी देखना होता है, 1-2 दाने बता देते हैं कि चावल पक गया है कि नहीं पक गया है। तो उसी तरह से ये जो 2 घटनाएं, प्रज्ञा ठाकुर वाली और जो कॉफी हाउस में जो ब्लास्ट हुआ कर्नाटका के जीतने के बाद कांग्रेस के, वो दोनों चीजें बताती हैं कि अंदर कौन अशांति फैलाता है। और
बाहर से कैसे आप इंटेलिजेंस फेलियर नहीं रोक पाते और हमारे सेनाओं के संस्थानों पर हमला होता है। बिल्कुल, एक और मामला बल्कि मालेगांव का गालिबन आया था, जहां एक जगह बम धमाका हुआ था और बाद में पता चला वहां बम बनाए जा रहे थे और उसमें भी बीजेपी और आरएसएस के नेता थे और मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। तो ये सच्चाई है, तो फिर आप लोग अपोजिशन में हैं, तो इन मामलों को मीडिया में क्यों नहीं बोल पा रहे? इन मामलों की जो सच्चाई है क्यों आवाम तक नहीं पहुंच पा रही है? आपने मीडिया में देखा होगा, जब हम मीडिया का बायकॉट कर देते हैं तो एक बात बहुत दिखती है कि हम फिर सुने भी नहीं जाते। तो मीडिया को हम बायकॉट पूरी तरह नहीं कर रहे, जब नहीं करते हैं तो वो बोलने नहीं देते हैं। देखिए, इस देश में अगर न्यायपालिका, मीडिया और विपक्ष ये तीनों मजबूत होंगे तो देश एक सही लोकतंत्र बना रहेगा। लेकिन अगर इन तीनों में से तीनों को कमजोर कर दिया जाए, मतलब एक भी कमजोर हो जाए तो लोकतंत्र पे खतरा आता है। यहाँ तो तीनों को कमजोर किया जा रहा है और उस कारण से ये प्रॉब्लम है। जी। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो एस जयशंकर का बयान था, उस पर शुरू में बातचीत हुई। राहुल जी ने लगातार उस पर ट्वीट की आवाज उठाया। पहला ट्वीट भी उन्होंने मेरे ख्याल में 17-18 मई को किया था। एक बार फिर कल उन्होंने एक ट्वीट करके सवाल पूछा कि एस जयशंकर ने पहले इत्तला दी थी, ये देश से गद्दारी है, ये जुर्म है। और भी अपोजिशन के लोगों ने बोला, संजय सिंह ने भी इस पर आवाज उठाई। इस पर कल पवन खेड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो क्या बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आया है, इस पर कोई सफाई दी जा रही है? देखिए, बीजेपी तो नहीं बताएगी और सेनाओं का जैसे मैंने बताया कि सेनाएं इस वक्त नहीं बोलेंगी, क्योंकि उनको अगर आदेश मिलेगा तभी वो बात कर पाएंगी। सेनाएं अपनी तरफ से नहीं बोलती हैं। तो राहुल गांधी जी जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल में दम इसलिए है, हम सभी को मालूम है, वर्ल्ड जी। मीडिया इज टॉकिंग अबाउट इट, है ना। तो अब अगर बीजेपी उसको पूरी तरह से कर्टेल करने की कोशिश करी और उसका बहुत कुत्सित प्रयास आज सुबह हमने देखा कि अमित मालवीय के ट्विटर हैंडल पर आपने भी देखा होगा शम्स साहब, जी। कि एक बहुत ही भद्दा जिसमें आसिफ मुनीर और राहुल गांधी जी का आधा-आधा फोटो लगा दिया है। एआई का ज़माना है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम चुप बैठ जाएँगे। हमने भी आसिफ मुनीर के साथ एस जयशंकर का फोटो लगा के इसलिए पोस्ट किया, ये बताने के लिए कि एआई का उपयोग आप भद्देपन के लिए मत करिए। आप ये जानते हैं कि ये हमने पहले ही पाकिस्तान को खबरदार कर दिया था और जिसके कारण पाकिस्तान का पता नहीं उतना नुकसान जो कि होता, जब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता वो होता और हमारा शायद नहीं होता, लेकिन हमारा भी हुआ है। और जो कि एयर मार्शल भारती ने खुद एक तरह से स्वीकार किया है कि हम कोलेटरल डैमेज होते हैं युद्ध में, पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमने मिशन अचीव किया। तो कांग्रेस के सभी प्लेटफॉर्म्स ये आवाज केवल ट्विटर पे ही नहीं उठा रहे हैं हम। असल जी। में कल ही हमने बीजेपी के जो दो दो बहुत ही घटिया मंत्रियों के बयान आए, उसमें उनका पुतला जलाया और प्रशासन ने हमको बहुत जम के पानी की बौछारों से पूरी तरह सराबोर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हमको पुतला जलाने में सफलता मिली। उसका एक कारण ये भी था कि हमको मालूम था पुलिस ऐसा करेगी, तो हमने एक मेन पुतला और एक स्टैंड बाई पुतला रखा था। तो जब हम मेन पुतला लेकर गए तो पुलिस ने हमारे हाथों से छीन लिया। तो हमने फिर बैठकर रघुपति राघव राजा राम गाया, सत्याग्रह किया वहां बैठ के, और हमारे कुछ साथियों ने पड़ोस में जाके दोनों वो जला दिए। जब तक पुलिस समझती हम दोनों पुतले जला चुके थे, विजय शाह का भी और जगदीश देवड़ा का भी। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस केवल घर में बैठ के कर रही है, ये पूरा देशव्यापी था, हर जिले में इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन वही है कि मीडिया में जगह कहाँ मिलती है, जगह तो केवल बिल्कुल। थोड़ा बहुत लोकल मीडिया जगह दे देता है, हमको बड़ा मीडिया तो जगह दे नहीं रहा है। अच्छा, जी। इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि अनुमा आचार्य जी, ये जी। आपने देखा होगा कि अली खान महमूदाबाद एक प्रोफेसर थे अशोका यूनिवर्सिटी में, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा जी। में जो वुमेन कमीशन है, उन्होंने कहा कि इन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी और महिलाओं का अपनी पोस्ट में अपमान किया, जबकि उन्होंने लिखा था कि कर्नल सूफिया कुरैशी को जिस तरह प्रेस ब्रीफिंग में लाकर बताया गया कि भारत में हिंदू मुसलमान सब साथ रहते, कोई भेदभाव नहीं है, तो आम जिंदगी में भी यही होना चाहिए, क्योंकि नाम पूछकर मारा जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है। तो इसको कहा गया कि ये वोमेन का अपमान है। क्या आपको लगता है उनके उनकी पोस्ट में ऐसा कुछ है कि महिला का अपमान हो, सेना पर सवाल उठाया गया हो? मैं कल इंडिया टुडे नाम के चैनल पर एक एंकर हैं, उनको देख रही थी जी। और कभी-कभी मैं उनको देखती हूँ, उनको देख के अच्छा लगता है। उन्होंने महिला विमेन विमेन कमीशन की जो वो अध्यक्ष हैं, वो डिबेट में उनके साथ थी और लगभग 8 मिनट तक, बल्कि जी। उससे ज़्यादा,
वो पूछती नहीं कि मैडम मैं लाइनें पढ़ रही हूँ, आप बताइए जो लाइनें आपने हमें भेजी, जो जिस पर आपने एफआईआर कराई वही लाइनें पढ़ रही हूँ, आप इसमें बताइए आपत्तिजनक क्या है। और उन्होंने उन लाइनों को इंग्लिश में, हिंदी में 3 बार पढ़ा। और वो चेयरमैन जो साहिबा थी, चेयरपर्सन साहिबा, वो कभी कहे मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कभी कहती थी कि जी क्या बोल रही हैं आप, मैं आपका अर्थ नहीं समझी। ऐसा करके वो टालम टोल करती रही, लेकिन हुआ नहीं उनसे, वो उस पे जवाब देते नहीं बना। तो शम्स ये बहुत साफ है कि उस पोस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पर आपत्ति की जाती, लेकिन उनका नाम था ना अली खान महमूदाबाद, बस नाम होना चाहिए तो बीजेपी कर देती है। जबकि सोफिया कुरैशी को लाने का एक बहुत अच्छा मुझे मैसेज लगा था कि देखिए हमारे देश में दोनों महिला अधिकारी एक ऑलिव ग्रीन पहन के, एक ब्लू ग्रे यूनिफॉर्म पहन के वहां पर है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। कितनी गर्व की बात थी। हमारे यहाँ कोई धर्म का, कोई जाति का, जो सेना का जो असल फैब्रिक है वो वहां दिखा था। लेकिन जब इस तरह की घटना होती है कि अशोका यूनिवर्सिटी जैसी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, जो कि लिबरल आर्ट की पहली इंस्टीट्यूट है, पहला इंस्टीट्यूट है वो भारत में, और इतना शानदार इंस्टीट्यूट है वो, तो वहां के एक प्रोफेसर को, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड हैं और बहुत जाने जाते हैं, अपने विषय के तज्ञ हैं, उस कारण से भी जाने जाते हैं, अपने लोगों के बीच बहुत उदार प्रोफेसर की तरह प्रसिद्ध हैं, उनके साथ जब ये होता है तो और कोई कारण ही समझ में नहीं आता। और फिर क्या बोला जाता है कि वो मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी को उनके दादाजी करते थे, तो यानी कि दादाजी कुछ करते थे। वही है कि गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। नहीं तो दोस्तों, आजादी से पहले का मामला है, जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था तो जिस तरह मुस्लिम लीग भी एक पार्टी थी, मुस्लिम लीग शुरू से तो पार्टीशन की बात नहीं कर रही थी ना, नहीं, कांग्रेस भी एक मेरा ये कहना है कि पर क्यों, जरूरत क्या है जी। इस सब को सामने लाने की, जरूरत क्या, फिर नाना को भी वो जरूरत भी क्या। गलत आर्ग्यूमेंट, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बारे में बोलते कि वहां 14% हिंदू आबादी थी, सबका कत्ल हो गया, जबकि सच्चाई यह है कि वो एक अलग पाकिस्तान था, जब ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान था, फिर आजादी हुई तो लोग यहाँ माइग्रेट करके आ गए। या किसी और के बारे में इस तरह की बातचीत की जाए तो एक गलत डेटा, वो आजादी से पहले की बात थी, आजादी के बाद की बात है। उनका जो स्टेट है वो इंडिया में है, उनके राजा थे वो यही हैं। कुल जमा बात यह है शम्स कि जब आदमी के ऊपर, दिमाग के अंदर ग्रे मैटर नहीं होता है तो उसे समझ भी नहीं बनती उसको किसी बात की कि कोई कह क्या रहा है। कई बार हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा, जो बीजेपी के समर्थक हैं जब कभी बात करते हैं तो क्या होता है, हम जब किसी मुद्दे पर बात करते हैं और उसका उनको जवाब मिल जाता है तो वो दूसरा शुरू करते हैं, फिर उसका मिल जाता है तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो वो मुद्दे बदलते हैं। इसी तरह से बीजेपी हेडलाइन बदलती है। क्यों गिरफ्तार किया गया उनको, या विजय शाह ने, या जगदीश देवड़ा ने, या नरेंद्र प्रजापति ने, या फग्गन सिंह कुलस्ते ने अजीबोगरीब बयान क्यों दिए? क्योंकि बेसिक सवाल कि सीज फायर करना, अमेरिका के कहने पर करना कायरता थी, इस मूल सवाल से ध्यान भटकाया जा सके। 5 दिन 5 हेडलाइन चली, विजय शाह की 2 दिन चली, जगदीश देवड़ा की 1 दिन चली, फग्गन सिंह कुलस्ते और नरेंद्र प्रजापति की थोड़ी थोड़ी चली, और अब अली खान महमूदाबाद, इनको जो है 2 दिन से इनकी हेडलाइन चल रही है। हेडलाइंस बदल रही हैं पर हम सवाल नहीं बदलेंगे शम्स, सवाल वही रहेगा, सीज फायर किया क्यों, सेना के साथ छल किया कैसे, सेना को धोखा कैसे दिया, जबकि सेना आगे बढ़ गई थी, आपने अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया और आपने सिंदूर को व्यापार में बदल दिया। क्या मतलब हुआ इसका? इस सवाल को हमें मुख्य पेज पर रखना होगा हमेशा। ये लाइनें बदलना ये बीजेपी की फितरत है, जैसे उसके गुर्गों की फितरत है कि आप एक सवाल पूछो तो वो 25 लाइनें बदलते हैं, वही वो जिंदगी में भी करते हैं, हेडलाइन बदलते हैं, हमेशा नाम बदलते हैं, इसके अलावा उनको देश चलाना नहीं आता, देश से प्यार नहीं है उनको। बिल्कुल, आपने एक बड़ी बात की कि जो ऑपरेशन सिंदूर को आपने बंद किया, सीज फायर का ऐलान अमेरिका के कहने पर, और बार बार ट्रंप दुनिया भर में जाकर इसका क्रेडिट ले रहे हैं, और ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही कि आवाम तक बात पहुंचे तो हेडलाइंस बदलो, नए नए मुद्दे उठाओ ताकि लोग उस पर सवाल ना करें, क्योंकि इनका जो मकसद था उसमें भी इनको कामयाबी नहीं मिलती नजर आ रही थी। एक आखिरी सवाल
कि अब बिहार इलेक्शन होगा, दूसरा भी चुनाव है, तो क्या इन सब चुनावों में कुछ बीजेपी को फायदा मिलेगा इसका या मुश्किल है? नहीं, देखिए चुनाव में फ़ायदा तो अब तक तो पूरा हो ही चुका होगा, पूरा गेम कि इधर आप इस सब में लगे रहिए, उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके वहाँ पर भी बिहार में भी 32 लाख वोटर बढ़ा चुका होगा, महाराष्ट्र से आके अब वो शिफ्ट हो चुके होंगे। तो आप यहाँ पे दूसरा खेल इधर चला रहे हैं, जिससे आप पूरा देश का ध्यान कहाँ है इस समय? पहले ऑपरेशन सिंदूर पर, फिर लोगों के बयानों पर, फिर अमेरिका पर, इस सब पर ही है ना ध्यान। जी। उधर पूरा खेल हो चुका होगा। हम कहाँ बैठे हैं यहाँ पे हमको समझ में आना चाहिए अब कि अब तक वहां 32 लाख वोटर जुड़ चुके होंगे, अलग अलग जगहों पे जुड़ चुके होंगे। कांग्रेस समर्थित या तेजस्वी यादव की पार्टी से समर्थित वोटर्स की संख्या कम कर दी जा चुकी होगी, बाकी ईवीएम थोड़ा बहुत प्ले कर ही लेती है। प्रशासन और तंत्र का ट्रांसफर करके ऐसे लोगों को बिठा दिया गया होगा जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के मुरीद हैं, जो उनके कहने से चलते हैं। तो ये दो अलग चीजें हैं। अगर आप और फिर कहा क्या जाएगा, चूंकि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफलता से किया इसलिए जीत गए। तो आज की तारीख में जब हम मई की आज 20 तारीख में बैठे हैं और हम ये बात कर रहे हैं, तो हम ये बात भी समझ रहे हैं कि वो एक अलग लेवल पर गेम हो चुका है, उसके आगे कुछ नहीं है। लोगों की ये तो सीधे सीधे एक मैच फिक्सिंग वाला गेम है। यहाँ चुनाव कहाँ हो रहे हैं, लोकतंत्र कहाँ बचा है? मैं तो मानती ही नहीं हूँ कोई जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की चीज बची नहीं है। अब तक वो सारी धांधलियां हो चुकी हैं। हम और आप सोच रहे हैं कि अभी बिहार चुनाव का कुछ शुरू नहीं हुआ है, उधर चुनाव खत्म हो चुका है। हम यहाँ बैठे हैं और हमारी पार्टी को भी इसका इल्म तो है, लेकिन जब तक प्रमाण हम वैसे ना जुगाड़ लें, और वैसे प्रमाण जुगाड़ने के लिए पिछले हम मतलब महाराष्ट्र वाले में भी हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा था कि भाई एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर कैसे हो सकते हैं? 7,000 लोग रहे, चलो हम ये भी मान लें कि 7,000 लोग रहते होंगे, पर वो क्या सारे ही लोग वोटर हैं? बच्चे नहीं है वहां कोई भी, ऐसे लोग नहीं है जो दूसरी किसी जगह के वोटर हैं वो वहां पे रह रहे हैं। सारे 7,000 आप ही की एक पार्टी में वोट देने के लिए आए हैं। तो ये सब सवाल हैं। तो इधर बिहार का चुनाव ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, जिसका स्पष्टीकरण ये जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसके कारण ये चुनाव जीता गया। ये कहानी पहले ही खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, हम बातचीत कर रहे थे विंग कमांडर जो रिटायर हैं अनुमा आचार्य जी से, और उन्होंने तमाम इश्यूज़ पर तफ़सील से बातचीत की। बहुत शुक्रिया आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।